कंपनियां तनख्वाह तो आपकी जो सिलेक्शन है वो चिलर टेक्नीशियन में हुई है, लेकिन आपको स्टिपलेट के कामों पे लगा दिया जाता है क्योंकि चिल्लर है, मशीन चाहिए, एक बंदा ही वहाँ काफी होता है, मजीद बंदों की जरूरत नहीं होती क्योंकि कंप्लेन सारी चीजें डिस्प्ले पर आ रही होती है। इतनी मजेदार फील्ड है कि कोई टेंशन नहीं है, ना भागना है ना खराब होना है, डिस्प्ले हर चीज बता रहा है आपको। अब यहाँ पर क्या होता है कि सिपरेट टेक्नीशियन कहीं भी सिपरेट का मसला बन जाता है या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है सिपरेट का, क्योंकि एचबीएसी की जो कंपनी होती हैं वो सिपरेट के अंदर इन्वॉल्व होती है। किसी जगह पर सिपरेट लगाना है, कोई और सिस्टम लगाना है, तो कंपनियां वो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। सबसे कंपनी के पास लेबर मौजूद होती है, लेबर फारिग बैठी हुई है, तो काम में लगाने के लिए क्या करते हैं, सिपरेट का काम ले लेते हैं, मेंटेनेंस ले लेते हैं, इंस्टॉलेशन ले लेते हैं, आपको उधर लगा जाओ ज़्यादा इंस्टॉलेशन लेती है, मेंटेनेंस कम ही लेती है, तो इंस्टॉलेशन पे आपको भेज देंगे। या कहीं कोई ऊपर यूनिट आपके सिपलेट भी लगे होते हैं, सिपलेट कोई गड़बड़ हो गया तो आप भेज देंगे। सिपलेट टेक्नीशियन को चिलर में ड्यूटी नहीं दे सकते, ना देते हैं, क्योंकि वो समझता ही नहीं है क्योंकि चिलर अरबों रुपए का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन चिलर टेक्नीशियन को आपको काम सिपलेट का काम, फ्रिज का काम, डीप फ्रीजर का काम दिया जा सकता है। तो याद रखें आपके पास दो डिप्लोमे होते हैं, एक होता है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का, दूसरा होता है एचवीएसी का। दोनों साल के हैं, लेकिन जहाँ आप अप्लाई करेंगे एज ए चिलर टेक्नीशियन या चिलर टेक्नीशियन, आप एचवीएसी का डिप्लोमा आपको काफी होता है, चिपलेट की जरूरत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि एचवीएसी के अंदर आपके पास चिपलेट आ गया। आइए मेरी बात की समझ, आप एचवीएसी कर ही नहीं सकते, ऊपर वाली सीढ़ी पे पाँव कैसे रख सकते जब आप पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखेंगे। जब आपके पास बेस ही नहीं है तो आप एचपीसी कैसे कर सकते हैं? इस वजह से आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती एचपीसी का डिप्लोमा लेने की। तो आप एचपीसी का डिप्लोमा वैसे ही आपको एक ग्रेड में दे देते हैं। जो सीड साइड चिलर पे काम कर रहे थे हमारे स्टूडेंट्स, उनको हम एक प्लस दे देते हैं क्योंकि फील्ड एक्सपीरियंस उनके पास अच्छा खासा होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम फील्ड में अटैच हैं, कोई सैलरी पे है, कोई ट्रेनिंग बेस पर है, कोई क्या है, तो जहाँ भी है जब ट्रेनिंग बेस पे होते हैं फिर ऑटोमेटिक तौर पे परमानेंट हो जाते हैं वहाँ पर। अच्छा चीज वहाँ कंपनी में रुकना नहीं होता, जो कंपनी में रुक गया वो बर्बाद हो गया। क्यों? कंपनी तो अपना मतलब निकालती है, आपने अपना मतलब निकालना होता है। 2 महीने 4 महीने 6 महीने आप अच्छी से अच्छी नौकरी कर। आजकल पहले परेशानी थी, अब परेशानी खत्म होती जा रही है। क्या आ रहा है? पहले एरर कोड नहीं आते, पहले सिपलेट के अंदर एरर कोड नहीं आते थे, अब एरर कोड आना शुरू हो गए, फील्ड बहुत इजी हो गई है। इसी तरह फ्रिज है, इन्वर्टर आ रहे और ज्यादा इजी हो गए, ना रिले का मसला ना लोड का मसला। कार्ड लगा हुआ है, कार्ड कंप्रेसर चेक करो, आपको चेक करा दिया मैंने। मजामत चेक करें, तीनों पार्टी के दरमियान मजामत क्या है इन्वर्टर पे, जो मैंने चेक कराया था कि मजामत एक जैसी है, ओके, मसला है। इस तरह कंप्रेसर 3 फेज का कंप्रेसर है और दूसरे कंप्रेसर है, को आप प्रॉपर चेक करें, कोई मसला मसाइल तो नहीं आ रहा। हर चीज को क्लियर करें, क्लियर करने के बाद फिर इसका मतलब है कार्ड एरर है। कार्ड कंपनियां आपको रिपेयर करके नहीं देती, वो बाद में रिपेयर करके हमें भेजती हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन वो कार्ड कहते हैं कि रिपेयरेबल नहीं है। ये कैसे हो सकता है कार्ड रिपेयरेबल ना हो? वो बाद में उसी को रिपेयर करके फिर वही हमें 14,000 में 15,000 में ठोक मारते हैं, हमसे कार्ड वो ले लेते हैं। नया कार्ड हमें देंगे 14-15,000 का, हम कार्ड लगा देंगे बात खत्म। ये मसला इन्वर्टर का, इन्वर्टर के अंदर सारी हराम होती है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ फ्रॉड ही फ्रॉड है। कार्ड हमसे ले लेते हैं, दूसरा कार्ड हमें देते हैं, वो कार्ड फिर रिपेयर होकर हमारे पास आ जाता है, या उस कार्ड को मार्केट में बेच देते हैं, मार्केट से फिर हम लोग खरीदते हैं कि कोई पता नहीं होता कार रिपेयर है। इस तरीके से सफाई से काम करके पता नहीं चलता कार रिपेयर है नहीं है। तो कार लेने के तुक नहीं है। कार किस वजह से हम लेते हैं मार्केट से, जो अगर आप कार उठाते हैं तो उसका डाउट होता है ये रिपेयर हुआ ना हो, लेकिन वो कार जो खराब है वो हमारे पास सेव रह जाता है, वो कार नहीं लेते मार्केट वाले। लेकिन जब आप कंपनी से कार उठाएंगे, वो कार जो है उसकी भी तसल्ली नहीं होती कि ये रिपेयर है कि नहीं है, क्योंकि लोगों से वो कार ले लेते हो सकता है रिपेयर करके साफ करके दोबारा में फिर मार रहे। आप इन्वर्टर का कार्ड, ओरियन वगैरह का कार्ड 30 से 35 हजार रुपए का है, और घड़ी का कार्ड काम जो है वो परेशानी का बायस बनता है, तो के बायस कभी भी काम नहीं करना होता। हमारे पास आपका मालूम है आउटडोर के अंदर एक हमारे पास कंप्रेसर है, एक हमारे पास से बनानी कैपेसिटर है, सारी वायरिंग आपको बताया जा चुका है। वही वायरिंग है जो आपकी विंडो की है, आपको पहले भी कई बार मैंने बताया, जिसको विंडो की वायरिंग आपने उसके लिए मैं नहीं रखा, जिस
जैसे विंडो की वायरिंग नहीं आती, स्प्लिट की आती है, वो विंडो का विंडो वो कर ही नहीं सकती। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहले फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे याद आता है, मैंने आपको सारा समझा दिया था कि आपका आउटडोर नहीं चल रहा, आउटडोर नहीं चल रहा, तो हमें आउटडोर पे नहीं पहुंचना होता। पहले सीढ़ी लगाओ, पता नहीं आउटडोर कहाँ लगा हुआ है, बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचो, पता चले वहां बोल्ट ही नहीं आ रहे। तो कभी आउटर पे जाने की किसी भी सूरत में हमें जरूरत नहीं होती। पहले आप क्लियर करें इंडोर को, उसके बाद जाए आउटडोर के ऊपर। प्रॉपर जो मेथड होता है उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले आप इंडोर पर आए। इंडोर में सबसे पहले जो मेन मसला है रिमोट चेक। बाज़ मैं कई बार गया, कई जगहों पर वीवीआईपी लोग बैठे हैं, यार कूलिंग नहीं कर रही है, क्या है, बक बक करके हम भी सुनते रहे, ठीक है सर, हम जिसने चेक किया तो रिमोट की सेटिंग जाओ, ऐसे ऐसे नशे में बैठ के उंगलियां मारते रहते रिमोट को। तो फिर रिमोट बाल तो का ऐसा भी होता है, टेम्परेचर हाई करके बैठे, 25-26 करके बैठे, 25-26 में तुम्हें क्या कूलिंग मिलेगी? 25-26 में तुम्हें कूलिंग नहीं मिलेगी, लाइट कूलिंग मिलेगी, एसी आपका कट ऑफ हो जाएगा। तो कूलिंग टेम्परेचर आपको कंफर्ट चाहिए तो 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड या 22-23 कंफर्ट टेम्परेचर है, वो रखेंगे तो आपको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा। लाइट कूलिंग चाहिए फिर आप 25 में चलाएं। बहुत लोग 25 में चलाते हैं, जो कहते हैं बस कमरा ठंडा रहे, बिजली का बिल ज्यादा ना आए, यूनिट हमारा ऑटो रहे, तो 25 में चलाते हैं। वरना 22-23 जो है नॉर्मल कंफर्ट टेम्परेचर है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 23 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले इसको क्लियर करें, रिमोट की सेटिंग देखें, रिमोट प्रॉपर है, कहीं ऐसे ड्राई मूड में तो नहीं रखा हुआ, कूलिंग ऑप्शन में है, टेम्परेचर नॉर्मल है, आपके बटन रिमोट के सही प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। फिर यहाँ देखें वोल्ट मीटर की मदद से, टर्म टेस्टर की मदद से, कैलोमीटर की मदद से कि यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ टेस्टर की हेल्प नहीं ली जाती। टेस्टर से सीरीज में सर्किट को चेक करने के लिए होता है टेस्टर, लेकिन किसी जगह जहाँ पावर चेक करनी हो तो टेस्टर का कोई काम नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों को देखा, बड़े सुलझे हुए लोगों को टेस्टर से चेक कर रहे थे। टेस्टर से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है टेस्टर से चेक करना, क्योंकि यहाँ पर आपने पावर देख ली, आउटपुट है कि नहीं, टेस्टर आपको क्या बताएगा, फेस आ रहा है या न्यूट्रल आ रही है? टेस्टर फेस तो बता देगा, न्यूट्रल ब्रेक है तो क्या करेंगे? फेस देखते हैं, छत पे पर चढ़ जाके पता चलता है वहाँ सिस्टम नहीं चल रहा, टेस्टर ही से देख देख के दलील हो के फिर जब होश आता है फिर मीटर से चेक कर रहे होते हैं कि कंप्रेसर क्यों नहीं चाह रहा। तो प्रॉपर काम करें, मीटर से चेक करें यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 220 है यहाँ पर नहीं है, अच्छा जी 220 यहाँ पर नहीं आ रहे वोल्ट, फिर हम टेस्टर की मदद लेंगे कि आया यहाँ पर क्या चीज़ ब्रेक है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टर नहीं है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको समझाई है कि एक तार मीटर के यहाँ लगाएं, दूसरा आप कॉइल के साथ लगाएं, जो आपके कॉइल है कॉइल के साथ लगाएं। यहाँ पे देखिए कि वोल्ट की क्या पोजीशन है, यहाँ पर 220 शो होते हैं कि नहीं होते, कि इसके साथ फिर इसके साथ लगा के देखें कि 220 शो होते हैं कि नहीं होते, नहीं हो रहे, इसका मतलब है फेस नहीं आ रहा। अगर 220 शो होते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर फेस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल टेस्टर नहीं है। तो इन चीज़ों को पहले हमने क्लियर करना होता है। नंबर एक, हमने एक टेस्टर नहीं, हमने 2-3 टेस्टर अपने टूल बॉक्स में डाले होते हैं, उसके बगैर निज़ाम ही नहीं चलता टेस्टर के बगैर। तो किसी जगह किसी को देना नहीं होता टेस्टर, जो टूल बॉक्स के टेस्टर है वो टूल बॉक्स से ही नहीं रहते, टूल बॉक्स से निकालते नहीं है। 2 टेस्टर हम रखते हैं, एक येलो कलर का, पीले कलर का, और दूसरा व्हाइट कलर का। बाहर जगह पर व्हाइट पीले कलर का टेस्टर नहीं डाल रहा होता, वो दूसरा डलता है, पेज हार्ड होता है, वहाँ स्क्रू ड्राइवर भी नहीं डाल सकता, डलता टेस्टर ही है, लेकिन क्या होता है पेज हार्ड होता है। ये जो पीला कलर होता है मुंह बारीक वाला, ये ज्यादा जोर में हल्का सा जोर मारेंगे टूट जाता है, तो फिर हमें व्हाइट टेस्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। व्हाइट टेस्टर मजबूत पायदार होता है। तो बाद जगह पर पेज छोटे होते हैं, हमें येलो टेस्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो बड़े वाला पेज नहीं डालते। तो इस वजह से 2-2, 3-3 टेस्टर हमने टूल बक्से में रखे होते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो आगे काम में, पता नहीं किस लोकेशन में हम क्या है। हमेशा हमारे पास टूल बक्से में, वहाँ पर हफ्ते में एक बार हमें टाइम देते थे, बस इसके अलावा टाइम नहीं देते थे। अपने हफ्ते का माल पूरे टूल बक्से में डालना है, 6-6, 7-7 चीज़ें हम एक्स्ट्रा डाल देते थे ताकि कोई मसला मसाइल आगे परेशानी ना बने। परेशानी बन गए तो कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती, हमारे ऊपर डालती है, ये तेरा तुम्हारे खर्चे में से सारा सामान आएगा क्योंकि आपने अपना टूल क्यों नहीं पूरा किया। तो ये हमारी जिम्मेदारी, तो बहुत सोच समझ के, जल्दबाजी में नहीं होता। टूल बक्से के औजार को कभी नहीं खोला जाता,
वो ताला है, सामान काम किया, औजार गिन के वापस रखे, आया टूल पूरे, ताला। वो दुकान पे जा रहा है, वो नहीं खुलेगा। दुकान पे जब आप काम करेंगे, दुकान के टूल इस्तेमाल करेंगे, टूल बक्से के नहीं करेंगे। कोई मांगता है, ये नहीं मांगता टूल बक्सा नहीं खोलना होता। क्यों? बाद में याद ना रहे, या अचानक कोई कॉल आ गया, आपको निकलना पड़ गया, वहां जाएंगे तो सामान ही नहीं है। वो चीज नहीं है जिस मकसद के लिए आप गए, वहाँ सख्ती से बैन था कि टूल बक्से को नहीं खोला। अगर आपने खोला, कोई सामान कम हुआ, हमारे में देखना होता है। यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं, 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ से हम चले जाएंगे आउटडोर यूनिट की तरफ। इंडोर से आउटडोर में हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये तारें हमारी कहाँ लगी हुई है? लाइन लाइन पर लगी हुई है और न्यूट्रल न्यूट्रल पर लगी हुई है। यहाँ पर हम चेक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 220 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। यहाँ पर 220 पहुँच रहे कि नहीं पहुँच रहे? हमने इनपुट पर चेक कर लिया, हमने आउटपुट पर चेक नहीं करना। ये नहीं कि आउटपुट पे चेक नहीं करेंगे, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इनपुट हमारा क्लियर हो गया, हमने यूनिट पे पहुंच गए हैं, तो हमारा पहला काम आउटपुट पे चेक करना है। क्या चेक करना है? कि आउटपुट पर हमने ये चेक करना है कि यहाँ पर वोल्ट पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, कि ऐसा ना हो कि रास्ते में जोड़ हो और हमारी तार डैमेज हो या चूहे तारे खा जाते। तो ये चीजें, इन मसाइल से बचने के लिए यहाँ पर हम टेस्टर की हेल्प नहीं लेंगे कभी भी। यहाँ पर जो चीज समझाई जा रही है उसको अच्छी तरह ध्यान में रखें। किसी के कहने में नहीं आ रहा था, हाँ इस तरह करो इस तरह करो, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना होता है। फिर आप किसी को ये गिला नहीं कर सकते कि फलां ने कहा था, फलां ने कहा था। टेक्निकल फील्ड है, आप अपने काम के खुद जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। आप यूनिट पे चढ़े हुए, आप फ्लेयर नट को स्लिप कर देते हैं, तो क्या कहेगा? फलां ने कहा था रहन डालो, तेरी अक्ल कहाँ थी? तुम टेक्नीशियन हो या चोर हो? अगले आप काम छोड़े, आप हेल्प नहीं करें, आप टेक्नीशियन के काबिल नहीं है, चलो काम हो गया आप लोगों का। जितने जो तनख्वाह थी हेल्पर की तनख्वाह पे आ जाएगी, क्योंकि काम करने करो वरना कंप्लेन हो जाएगी आपकी कि आपको एक नट टाइट करना नहीं आता। आपने पूरा यूनिट, एक नट टाइट करने, गलत टाइट करने से पूरा यूनिट बर्बाद हो गया, पूरा यूनिट फारिग हो गया। बेइज्जती अलग कंपनी की, खर्चे अलग कंपनी के, सर्विस बॉल चेंज होगा, गैस बर्बाद होगी, पूरा यूनिट आपके खाते में डाल देती है कंपनी, पता नहीं कितने दिन की तनख्वाह काट देगी। यूनिट में कंपनी को सेव, आपकी तनख्वाह भी 2 महीने 3 महीने कितनी काटती है वो सजा के तौर पे, आपको डिग्रेड भी कर देगी। इस वजह से हमारे फील्ड के अंदर सबसे खतरनाक काम इंस्टॉलेशन में सर्विस वॉल फ्लेयर नट है। आप फ्लेयर नट पे लापरवाही किसी भी सूरत में आप नहीं कर सकते। फ्लेयर नट पे आपने लापरवाही की, किसी के कहने में आए, तो समझे कि आप डिग्रेड हो गए, फिर रोते रहे, वक्त हाथ से निकल गया, फिर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मैं कुछ कर लूंगा? कोई इलाज नहीं है कि आप उसमें टेफ्लॉन मारे, धागे मारे, कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। कि आपका यूनिट स्लिप हो गया, स्लिप खत्म हो गया, अब सर्विस वाल नया लगेगा, गैस सारी खत्म होगी, और ये यूनिट दुकान पे जाएगा, हमारे रिपेयर होगा, कस्टमर छोड़ेगा, पूरा दिन उधर गया, गाड़ी आपके लिए बाउंड हो गई, तो कंपनी कहाँ छोड़ती है? कंपनी का जो सुपरवाइजर साइड इंचार्ज होता है वो तो पागल हो जाता है, क्योंकि उसने शाम को रिजल्ट देना होता है। सारा रिजल्ट अपने परे कर दिया, तो आपको फिर पेनल्टी मिलती है, आपको डिग्रेड कर दिया जाता है हेल्परी में, कि आप हेल्परी में रखेंगे या आपको साइड पे लेकर नहीं जाएंगे, किसी और काम में लगा देंगे, ये करने करो वरना फिर वापस खिलाओ। तो ये यहाँ लाइन लाइन न्यूट्रल आपने क्लियर की। अब हम आगे पहुंचते हैं, लाइन न्यूट्रल आपकी पहुंच गई यहाँ पर। अब आपने ये देखना है कि एक मुख्तलिफ फॉल्ट है, यहाँ पर एक फॉल्ट नहीं है, कई ऐसे होंगे कि यहाँ पर आपके पास वोल्ट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या होगा? वोल्ट नहीं आ रहे, रिमोट सेटिंग आपने नोट कर ली, रिमोट सेटिंग आपकी प्रॉपर है, रिमोट सेटिंग ठीक है, आपके यहाँ पर वोल्ट नहीं आ रहे। आया मौसम ठंडा तो नहीं है, टेम्परेचर कितने पर है, टेम्परेचर आप डाउन करेंगे, इसके बावजूद भी नहीं ऑन हो रहा, तो आप क्या करेंगे? आप सेंसर को थोड़ी सी हरारत दें, हीट दें, सेंसर को थोड़ी सी हरारत दें। सेंसर को आप हरारत देते हैं, वो सकता है टेम्परेचर को सेंस कर जाए, उस बातों का ऐसा होता है कि वो सेंस नहीं कर रहा होता, हरारत ही अपने सेंस कर जाए। अगर नहीं कर रहा, फिर ऐसी सूरत के अंदर आप सेंसर चेंज करें सबसे पहले। नंबर 2, आजकल ये चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्यों नहीं पड़ती? कि एरर कोड ही हमें वादे कर देते, एरर कोड ही डिस्प्ले पर आ जाए कि इस टाइम ये एरर है, हम फिर उसको फॉलो करते हैं।
कि ये किसकी चीज की रहनुमाई कर रहा है, क्या मसला है। हम चेक किया, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं रूम सेंसर फॉल्टी, तो हम रूम सेंसर चेंज करें। उसके बाद पोजीशन देखें, वो कहते हैं कॉइल सेंसर फॉल्टी, हम उसको फॉलो करेंगे। या कोई और चीज वो कहता है तो फिर उसको हम फॉलो करते हैं। अब वो टेंशन वाली गेमें नहीं है, फलांग गिल मारो नहीं। अब टेक्नोलॉजी बहुत इजी होती है, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इजी होती जा रही है। और हो सकता है मजीद आगे जैसे अब फ्रिज आ गया है, इन्वर्टर, ऐसे एसी आम भी हो जाए कि उसके अंदर भी ऐसे लंबे चौड़े मसाइल ना हो। तो यहाँ पर अगर आपके वोल्ट नहीं आ रहे तो आप चेक करें फिर टेस्टर से क्या चीज ब्रेक है, फेस ब्रेक है, न्यूट्रल ब्रेक है। आपने चेक कर लिया यहाँ पर न्यूट्रल नहीं आ रही, टेस्टर पे रोशन हो रहा है, तो इसका मतलब है न्यूट्रल ब्रेक है। फिर इसके ऊपर वाला कवर हम खोल लेते हैं, ऊपर वाला कवर उतार के हम कार्ड को सामने करते हैं। फिर हम चेक करते हैं हमारे पास फेस कहाँ से आ रहा है, फेस रिले के थ्रू आ रहा है या फेस हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है। हर चीज को अच्छी तरह ध्यान में रखें, फेस किधर से आ रहा है। अगर रिले में से फेस आ रहा है इसका मतलब है सेंसर काम कर रहा है, करंट यहाँ तक पहुंच रहा है, रिले ऑन है। हमारी न्यूट्रल ब्रेक है, इसका मतलब है तार स्पार्क हुई हुई है, तार जली। अगर फेस रिले के थ्रू आ रहा है, रिले से पास होकर यहाँ पहुंच गया तो ये न्यूट्रल आ रही है। न्यूट्रल को यहाँ पर हम थोड़ी सी जो कार्ड में लगी हुई न्यूट्रल उसे नहीं छेड़ना, जहाँ से हम कट का निशान देंगे यहाँ पर अच्छी तरह तार टाइट करके उसके ऊपर टेप मारेंगे और न्यूट्रल को यहाँ पर हम दे देंगे। क्लियर हो गया हमारा। अब ये चीज हमने क्लियर कर ली, हमारा यूनिट 100% ऑपरेट हो गया। इसमें एक बार मैं फंसा था डॉलेस में, कार्ड काम नहीं कर रहा, मैंने निकाला, ना वो देखा ना ताओ देखा, जाके उसको दे दिया। उसने देखा, वो समझ जाते हैं, वो उनका डेली का काम है। अच्छा कहते हैं यार कोई आधे घंटे का काम है, मैं 15-20 मिनट बाद गया, देखो कार्ड ठीक हुआ कुछ आते इन्होंने ऐसे किए, कार्ड भी ठीक कर दिया। मैं देखूं टाका भी इतने सफाई से लगाते पता नहीं चलता, मैं पूरे कार्ड को छान मारा लेकिन कार्ड का कहीं पता नहीं चलता। तो जब मैंने गौर किया मुझे थोड़ी सी जजमेंट हुई है कि मेरी न्यूट्रल ब्रेक थी, इन्होंने न्यूट्रल वाली तार का टांका थोड़ा सा फैला के शॉर्ट कर दिया। तो वो उसके बाद मुझे सबक मिल गया उस्ताद कि इन्होंने मुझे 1000-12 रुपये मार लिया, बस एक ही बार मारते हैं, दोबारा नहीं मार देते। दोबारा वाली गेम बड़ी मुश्किल है कि फिर हम खुद ही उस्ताद हो। क्यों? क्योंकि जब हमें यहाँ पर हमने चेक करने का तरीके चेंज कर दिए, पहले मीटर से चेक किया बोल्ट नहीं आ रहे तो कार्ड उठाया जाके ले जाते हैं। फिर समझ आई, फिर हम खुद सेंसर चेंज करना शुरू हो। जब यहाँ पर सेंसर से मसला ना हल हुआ तो मसला ना हल हुआ, फिर हम कार्ड लेके उनके पास जाते थे। बासूरत दिगर हम यहाँ पर 220 नहीं आ रहे, क्या चीज़ ब्रेक है, हम उस चीज़ को फॉलो करते थे। अगर वो चीज़ रिले में से पास होकर आ रही है, रिले के पहले पॉइंट पे करंट फेस आ रहा है, दूसरे पॉइंट से नहीं आ रहा, इसका मतलब है फेस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, रिले ऑन नहीं हो रही। रिले को क्या चीज़ ऑन नहीं कर रहे, सेंसर ऑन नहीं कर रहे या कोई चीज़ डैमेज है। फिर हम कार्ड निकालते थे, पहले सेंसर हम खुद ट्राई करते हैं, टांके नहीं लगाते, चेंज करके हम देखते हैं शायद कोई मसला हल हो जाए। बासूरत दिगर हमारे पास अगर यहाँ पर फेस रिले से पास होकर आ रहा है, न्यूट्रल नहीं आ रही, फिर हम जंपर दे के न्यूट्रल टैग करते हैं। हमें कार के उधर कस्टमर से हमें मुफ्त की मजदूरी मिल जाती है, कार रिपेयरिंग की रिपेयरिंग चार्जेस हमें अलग मिल जाते हैं, 5-6-7 हज़ार रुपये मुफ्त का हमें मिल जाता है, ना खर्चा ना कुछ। तो हमें ये फायदा हो जाता है कि कार्ड को खुद समझे, कार्ड क्या कहता है, उसके बाद मैकेनिक को दे। अगर उठाएंगे आगे पावर नहीं आ रही लेके चले जाएंगे, उसके दोबारा नहीं आ रहे, उसकी तो मजदूरी आ गई उसके हाथ में। अब यहाँ से 220 जब क्लियर हो जाए फिर अपने आउटर पे जाना है, आउटर पे पहुंच गए फिर वहां चेक करें 220 आ रही, 220 आ रही है, अब मेरा यूनिट नहीं जा रहा। अब आपने सबसे पहले कंप्रेसर पे आना है। कंप्रेसर क्या कहते हैं, किलोमीटर साथ साथ अपने इस्तेमाल करना है, किलोमीटर के बगैर काम नहीं कर सकते। तो आप फ्रिज चेक करना है, कब कोई चीज चेक करनी है, किलोमीटर मस्ट है आपके पास। अब यहाँ पर अपने कंप्रेसर, सबसे पहले कंप्रेसर चेक करेंगे, कंप्रेसर किस हालत में है, कंप्रेसर गर्म है या कंप्रेसर ठंडा है, पहले हमें ये देखना होता है। अब आप फ्रिज का कंप्रेसर क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि जब भी कंप्रेसर गर्म का आप चलाएंगे वो नहीं चलेगा। अगले को आप कंप्लेन दे देते हैं कि जी मोटर इसकी फारिग है, कंप्रेसर चेंज होगा। वो अगले दिन किसी और को चेक कराते हैं, वो कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है, वो चला देता है, आपकी मर्जी पड़ी। अब तो डिग्रेड पूरे इलाके के अंदर, वो पता किस किस को बताएगा ये तो चोर है, जब भी आपकी दुकान से गुजरेगा कहेगा यार, जो भी बंदा सच वो कहेगा ये तो चोर है।
ये तो मेरा कंप्रेसर फारिग कर रहा था, मुझे 40,000 का टिका था, वो तो मैंने शुक्र है किसी और से चेक कराया। लोग जब भी वो मार्केट में आएगा हर दुकानदार को बताएगा ये चून है। क्यों? आपकी गलती नहीं है, गलती ये है कि आप टेक्निकल प्रॉपर नहीं थे, आपका माइंड टेक्निकल नहीं था, आपको काम करने का कंसेप्ट नहीं आता था, मेरे काम को करना कैसे। कि जब भी ये चीजें हम आपको सिखाते हैं कि कंप्रेसर गर्म है, सीनियर आप बोल दे रहे देते रहो, दिल्ली में गालियां देते रहो, काम ही नहीं आता इसको, तो ये गर्म कंप्रेसर को चला रहे हैं। गर्म कंप्रेसर कहाँ चलेगा, उसकी मजामत बढ़ी हुई है, मोटर हीटअप है, तो कहाँ चलेगा। उसने कभी भी मैग्नेटिक फील्ड बनानी नहीं है कि लोड पे रूटर को घुमा सके, क्योंकि गैस का लोड है, खाली कंप्रेसर हो हीटअप कंप्रेसर में चल जाता है, लेकिन लोड है, गैस का लोड है, तो रूटर कहाँ से चलेगा, घूमेगा नहीं वो। तो ऐसी सूरत के अंदर सबसे पहले कंप्रेसर को आप ठंडा करें। अगर कंप्रेसर के तीनों पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट के अंदर से आपका कंप्रेसर गर्म है, कोई एक पॉइंट नहीं बोल रहा, आपने नोट किया स्टार्टिंग नहीं बोल रहा, इसका मतलब है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना कंप्रेसर को ठंडा करने की जरूरत है। सामान उठाओ, कस्टमर को कंप्लेंट दो, सर कंप्रेसर फारिग है, क्यों? स्टार्टिंग फारिग है, स्टार्टिंग जली हुई है, कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि जल्दी ज्यादा स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग ऐसी सूरत में जलती है जब बार बार कंप्रेसर को करंट मिल रहा है और ओवरलोड से ट्रिप कर रहा है, फिर करंट मिल रहा है, या कोई ऑन ऑफ यूनिट कर रहा है, फिर ऐसी सूरत के अंदर या स्पार्किंग हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ज्यादा स्टार्टिंग बॉन्डिंग जाती है। तो आपके पास स्टार्टिंग बॉन्डिंग जो है वो जली हुई है, कंप्रेसर गर्म है या ठंडा है, फॉरिन। आपकी रनिंग बॉन्डिंग जली हुई है, रनिंग बॉन्डिंग आपकी मजामत नहीं दे रही किसी भी पॉइंट के साथ, आपका कंप्रेसर गर्म है, आग है, टाइम वेस्ट करना जरूरत ही नहीं, कंप्रेसर फारिग, क्योंकि रनिंग नहीं हो रही। अगर आपका कंप्रेसर गर्म है और आपका ओवरलोड बाहर नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है ओवरलोड इंटरनल है। अगर तीनों पॉइंट आपस में नहीं बोल रहे, तो एज कॉमन नहीं बोल रहे हैं दो पॉइंटों के साथ, तो ये चांस है कि मे बी के इंटरनल ओवरलोड ट्रिप हो, इंटरनल ओवरलोड ट्रिप कर चुका हो। तो ऐसी सूरत के अंदर हम कंप्रेसर को ठंडा करेंगे। मुख्तसर बात, गरम कंप्रेसर में अगर कंप्रेसर गरम है, आपका कामन नहीं बोल रहा, कामन आपका राब्ता नहीं दे रहा दो पॉइंटों के साथ, तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि इंटरनल ओवरलोड ट्रिप हो। अगर आपका कामन बोल रहा है, बाकी दो पॉइंट में से कोई पॉइंट नहीं बोल रहा, कंप्रेसर फारिग, बाकी बिना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ना उसे ठंडा करना है, पागलपन नहीं करना, क्योंकि कामन के साथ ओवरलोड है, स्टार्टिंग रनिंग के साथ ओवरलोड नहीं है। अगर ये गर्म होने पर राब्ता नहीं दे रहे, मोटर फारिग है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसी टाइम जाने वाली गेम, क्योंकि अगले काम पर जाना होता है। अब अगर कंप्रेसर ठंडा है, कामन नहीं बोल रहा, कंप्रेसर फारिग, बात मेरी समझ नहीं, कंप्रेसर गर्म है आपका, आपका कामन नहीं बोल रहा, तो हम कंप्रेसर को ठंडा करने का रिस्क लेंगे कि हो सकता है इंटरनल ओवरलोड ट्रिप हो, और ज्यादा यही होता है। अब कंप्रेसर आपका ठंडा है और आपका कामन नहीं बोल रहा, तो फिर उसे मजीद ठंडा करने की जरूरत नहीं है कि आप उसे बर्फ के ब्लॉक में नहीं डाल सकते कि ऑन हो जाएगा, वो फारिग हो गया तो फारिग होगा, क्योंकि कंप्रेसर ठंडा पड़ा है। ठंडे कंप्रेसर में अगर आपका कामन नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है कामन बॉन्डिंग चल चुकी है या इंटरनल ओवरलोड चल गया है। तो हम ये उसको कस्टमर को कभी भी नहीं कह सकते कब आप फ्रिज का कामन ना बोले, जैसे डेनफास का कंप्रेसर है, क्योंकि डेनफास के कंप्रेसर के अंदर इंटरनल ओवरलोड है। अगर आम कंप्रेसर है, आम फ्रिज है, ओवरलोड बाहर लगा हुआ है और कामन नहीं बोल रहा, तो आप बैठे रहे मैं इसको ठंडा करूं, नहीं, क्योंकि उसकी कामन बॉन्डिंग चल गई, खत्म। ये चीजें अपने ध्यान में रखनी है कि अगर ओवरलोड एक्सटर्नल है, ओवरलोड बाहर लगा हुआ है, फ्रिज डीप फ्रीजर वाटर कूलर का काम कर रहे हैं, तो आप ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि आप बैठे रहे कि कंप्रेसर मैं ठंडा करूंगा कि कामन मेरा बोलेगा, नहीं, कामन नहीं बोलेगा, कामन जा चुका है। हाँ, डेनफास का कंप्रेसर है, कंप्रेसर इंटरनल है, ओवरलोड इंटरनल है, फिर आपको देखना। पुराने मॉडल है, पुराने मॉडल के अंदर कुछ कंप्रेसर जो 16 या 18 के खाने में जाती हैं, उसके अंदर कुछ कंपनियां पुराने मॉडल के अंदर कॉमन अगर ऊपर है, फिर भी इंटरनल ओवरलोड दे रहे, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोटेक्टर, इंटरनल प्रोटेक्टर ओवर कंप्रेसर के ऊपर वाजिब तौर पे प्रिंट है कि इंटरनल प्रोटेक्टर मौजूद है इसके अंदर, कि उसके अंदर इंटरनल ओवरलोड है पुराने कंप्रेसर में। अब तो पुराने वाली गेम नहीं है,
अब यहाँ पर इस तरीके से अपने कंप्रेसर को क्लियर करना है। अगर कंप्रेसर आपका गर्म है, काम नहीं हो रहा, उसे ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उसे आप चलाएं। आपने चलाया, ठंडा करने के बाद कंप्रेसर चल पड़ा, कुछ भी नहीं किया उससे, ज़्यादा पढ़ लिया। असल होता है कि आपके पास टेक्निकल माइंड की तरह तुक्के वाले गेम नहीं है। तुक्के वाली शर्ट पे मैं लाता भी नहीं हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जुगाड़ नहीं लगाना होता, प्रॉपर दिमाग को क्लियर करना होता है। क्या सवाल है कि मेरा कंप्रेसर गर्म था, मैंने ठंडा किया, वो आराम से चल गया, पहले चल ही नहीं रहा था। अब क्या इशू? इसके अंदर हमें ये नहीं कि चलाया बचाने वाली गेम करेंगे, हमें इंटरनल इश्यूज को देखना पड़ेगा। क्या इश्यूज थे, किस वजह से कंप्रेसर हमारा हीट अप हुआ। नंबर 1 इशू, आया इसको रिटर्न मिल रही है, क्योंकि एसी का कंप्रेसर खराब विंडो है या स्टिपलेट है या पैकेज यूनिट है, इंटरनल आपका जो सेक्शन है इसको आपको मिलनी चाहिए, रिटर्न कंप्रेसर को मिलनी चाहिए। अगर रिटर्न नहीं मिली, आपका नया कंप्रेसर क्यों नहीं है, हीटअप हो जाएगा मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर ड्रिप मार जाए। नए से नए कंप्रेसर में देखे गैस लीक हो गई, कंप्रेसर गया, इंटरनल ट्रिप नहीं करेगा, मोटर गई। अब नेक्स्ट आपने एक चीज नोट कर दी, इंटर अगर गैस नहीं है, रिटर्न नहीं है, इसका मतलब है गैस कम है। गेज लगा के देखेंगे आपके पास सेक्शन क्या हो, कोई आपका टांका लीक तो नहीं है। टांके आपको दूर से पता बता देते हैं कि टांका लीक होगा तो ऑयल आया होता है, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर तेल आया हुआ है तो ये टांका लीक है, ये जोड़ लीक है। दूर से सिगरेट में हमें जरूरत नहीं पड़ती, तेल फौरन हमें बता देते हैं, वो जगह काली हो जाती है। कैसे? क्योंकि तेल आता है, बाहर मट्टी गर्द वगैरह पड़ती है, ऊपर जमती है, हमें पता चल जाती है जगह काली हुई हुई है तो यहाँ लीकेज तेल। फौरन देर ही मारे वो जगह काली हो जाएगी, 2-4 दिन के अंदर अंदर वहां पे सारा स्केल कार्बन जमना शुरू हो जाए, पता चल जाता है लीकेज होता है। इस वजह से गैस इसकी खत्म हो गई। उस नट को हम टाइट करेंगे। अगर हमें रिस्क है, डर है कि ये नट टाइट करते हुए आमतौर पे ये होता है, हमारे साथ कई बार हो चुका है, नट नट फुल टाइट होता है, हल्का सा हम जोर से लगाने की कोशिश करते हैं, भड़ास होती है, फले नट टूट जाता है। कई कई ऐसी जगह पे हुआ है कि हमने इंडोर को उठाया, कि यहाँ पर इंडोर को उठा के हम जोड़ खोलते हैं, जोड़ अंदर डाले होते हैं, जैसे ही उन्होंने टांके जोड़ ऐसे लगाते हैं, जैसे सिगरेट को ऊपर किया, जोरदार धमाका, पूरा घर हिल जाता है, लाइन फट जाता है। क्यों? उन्होंने फ्लेयर ही बेतुका बनाया, उसके बाद जोड़ दिया, बस लग गया अपनी जगह, ठीक है। जैसे जो ऊपर करने की देर है, इस तरह उन्होंने फ्लेयर बनाए होते हैं बेतुके से, गैस ही लीक हो जाते, पहले से हमें क्या करना, क्योंकि कस्टमर को नहीं छोड़ते, कहते हैं कसूर ही आपका, हमारा क्या कसूर, हमारा कसूर इतना है हमने स्टिकलेट के ऊपर जोड़ी ऐसे लगे हुए थे, टांगे फ्लेयर ऐसे वो लगाते हैं कि बेतुके करके तो वो फौरन जोड़ी लीक हो जाता है। बाद कहता ऐसा था फ्लेयरिंग सेट ही नहीं लेके जाते, फ्लेयरिंग सेट ही नहीं रहता साथ, या फ्लेयरिंग सेट आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फ्लेयरिंग सेट अंडर ट्यूब साइज अंडर साइज होगी, ट्यूब हमारे फ्लेयरिंग सेट के एनवल के अंदर बैठती ही नहीं है। आप ट्यूब पर बिठाएंगे, जैसे फ्लेयर बनाने लगते हैं ट्यूब नीचे चली, कुछ भी करे रास्ते नहीं आता। ये बहुत ज्यादा जलील हो रहे हैं, इस टाइम सबसे ज्यादा जो जलील हो रहे हैं हम इस पे। फिर हमारे पास क्या रास्ता होता है, हम उसे नोज प्लास से उसके ट्यूब को अंदर रख के एम्बल के अंदर उसको इस तरह मोड़ के हम रखते हैं, वो फौरी तौर पे तो आर्थिक तौर पे निजाम चल जाता है, लेकिन आने वाले के लिए आता है। प्लेयर तो हमने गुजारा कर दिया, लेकिन जो भी इसको आके खोलेगा या टाइट करेगा काम उसका होगा, उसको गैस पल्ले से डालनी पड़ेगी, जैसे हमारे साथ होता है। तो ये इसके मसाइल हैं, एनवल और ट्यूब के साइज जो है वो बहुत ज्यादा खराब, कहीं सेटिंग ही नहीं आ रही कि कोई करे। अब एक दूसरे आ गए सेटिंग वाले के नए सेट हैं, एनुअल फ्लेयरिंग सेट कितने गए, 3500 रुपए। उसके अंदर है कोई, उसके अंदर भी इतने की प्रॉब्लम आ रही है, उसके अंदर एडजस्टिंग है, जहाँ भी वो जिस साइज के ट्यूब है वहाँ पे एडजस्ट हो जाए, एडजस्टिंग डाल दी इन्होंने। अब तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन सुने कि इसके अंदर भी खराब हो रहा है, ये स्लिप हो जाता है, क्योंकि जब चीज साइड के अंदर इस्तेमाल होगी फिर पता चलता है। इस टाइम सबसे क्लियर बनाना, शूटिंग करना बहुत बड़ा वक्त है, ट्यूब रुकती नहीं अपने खाने के अंदर, क्या करे बंदा कि